गाइस, वेलकम टू स्टडी विद पूजा। और जैसा कि हम लोग पॉलिटी का अध्ययन करते जा रहे हैं, तो उनमें से हम लोगों ने कुछ 2000 टॉप क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करी थी, तो उससे बनने वाले क्वेश्चन हम लोग टॉपिक वाइज देखते जा रहे हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने मौलिक अधिकारों तक की क्वेश्चन जो हैं वो देख लिए थे, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, यानी जो भाग 4 है उसके बारे में हम लोग उससे बनने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। डियर एस्पिरेंट, अगर आपने अभी तक की चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ओके, भाग 4 से। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। यानी भारतीय संविधान में अगर ये हम लोग भाग 4 का अध्ययन करने जा रहे हैं, और भाग 4 कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, तो 36 से 51 आर्टिकल जो है भाग 4 के बारे में है, और किसको रिप्रेजेंट करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रिप्रेजेंट करता है। कहाँ से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। जिस प्रकार से हमने देखा ये हमारे मौलिक अधिकार जो हैं, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं, उसी प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं आयरलैंड के सिद्धांत से लिए गए। यानी हम कह सकते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं से अडॉप्ट की जाती रही हैं। जैसे मौलिक कर्तव्य हैं तो वो यूएसएसआर से लिए गए हैं। इस बेसिस पे हम लोग यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो कहाँ से लिए गए, कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाता है पहले क्वेश्चन का, तो पहले क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में, तो किस भाग में है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस कर दिया कि भाग 4, और भाग 4 किसको रिप्रेजेंट करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। हालांकि मैं बता दूं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो उनका यानी जो भारतीय संविधान निर्माता थे, तो भारतीय संविधान निर्माताओं का क्या लक्ष्य रहा होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने का भारतीय संविधान में, तो उनका लक्ष्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, और इसी उद्देश्य को फुलफिल करने के लिए उन्होंने भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया, उनको समाविष्ट किया। और जैसा कि क्योंकि आपने देखा कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन की बात करते हैं, यानी भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है तो वो भारतीय नागरिकों के भारतीय जो नागरिक हैं उनकी समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुलभ कराने का जो संकल्प लेती है, न्याय सुलभ कराने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है एक तरह से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, तो उन आदर्शों को कार्यान्वित करने का कार्य किसने किया है, उन आदर्शों को कार्यान्वित करने का कार्य किया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों ने। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किए जाने से वो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसका साक्ष्य रूप एक तरह से प्रकट हो जाता है, उसकी पूर्णता एक तरह से सिद्ध हो जाती है। तो इस बेसिस पे यानी कह सकते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना को में दिए गए शब्दों को के कार्यान्वयन के लिए, पूर्णता के लिए शामिल किए गए एक तरह से। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैंने जो ये डिस्क्राइब किया आपको, अभी आप देखेंगे क्वेश्चन से आप कैसे इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने इस पॉइंट को डिस्कस किया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या संबंध है। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो भाग 4 में सी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समावेश कितने से कितने आर्टिकल तक की किया गया है, तो 36 से 51 आर्टिकल, यानी कि भाग, यानी यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाता है 36 से 51 आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है संविधान का
संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? जो भारतीय संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। अगर टॉपिक ना बताया जाए कि ये जो क्वेश्चन है कि किस टॉपिक से लिए जाने, तब आपको इन्हीं 4 ऑप्शन में मार्क करना कठिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखें तब आपको पूरे भागों में सोचना पड़ेगा कि मौलिक अधिकार क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क, यानी कि क्योंकि संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क, उनका लक्ष्य क्या था कि जो भारत का संविधान लिखा जाए उससे एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके, यानी उनका मस्तिष्क और उनके उद्देश्यों को कहाँ पढ़ा जा सकता है, उनके छाप को, तो एक तरह से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में पढ़ा जा सकता है। इस बेसिस पे इसका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये है 4 नंबर क्वेश्चन और 4 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, जो 36 से 51 आर्टिकल में डिस्कस किए गए हैं, तो इनमें किन किन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? तो किन किन सिद्धांतों का, जब आप इनके आर्टिकल का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे जैसे कि आर्थिक सिद्धांत, तो आर्थिक सिद्धांत किस बेसिस पे, जैसा कि आर्थिक सिद्धांत कहता है जैसे कि आर्टिकल 44 है, तो आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 की नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता हो गया। तो एक तरह से जैसे कि इसमें बात की जाती है कि समान कार्य के लिए समान वेतन हो गया, समान सिविल सहायता की बात की जाती है। और आर्थिक की बात की जाए, अगर पर्टिकुलर आर्थिक शब्द की बात की जाए, किस किस आर्टिकल में डिफाइन किया गया है, अगर 36 से 51 आर्टिकल में देखा जाए, तो आर्थिक सिद्धांत में जैसा कि अनुसूचित जाति हो गए, आर्टिकल 46 हो गया। तो आर्टिकल 46 क्या कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जो दुर्बल वर्ग हैं उनकी शिक्षा और अर्थ संबंधी यानी धन से संबंधित हित की अभिवृद्धि करना राज्य का कर्तव्य हो जाता है। इस बेसिस पे ये आर्थिक सिद्धांत हो गया। फिर उसके बाद जैसा कि सामाजिक सिद्धांत, तो सामाजिक जैसा कि मैंने आर्टिकल 44 बताया, तो आर्टिकल 44 क्या कहता है? आर्टिकल 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता होनी चाहिए, यानी एक समान सिविल सहायता की मतलब सभी को चाहे वो शरीयत कानून हो या भारतीय कानून हो, सबको समान, जैसे समान न्याय की बात की जाती है। किस में बात की जाती है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बात की जाती है। इसी तरह से कि कुछ दशाओं में जैसे काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 है, तो वो भी यानी समानता की बात करता है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसके सिद्धांत में अंतर्निहित हैं, तो इसमें आर्थिक सिद्धांत भी अंतर्निहित है और सामाजिक सिद्धांत भी अंतर्निहित है और प्रशासनिक सिद्धांत भी। और इस बेसिस पे डी ऑप्शन यहाँ का राइट हो जाता है, 5 का डी ऑप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। इसके साथ मैं ये भी डिस्कस कर दूं कि जैसे ये प्रशासनिक सिद्धांत लिखा, तो ये प्रशासनिक सिद्धांत का क्या सेंस है? यानी प्रशासनिक सिद्धांत जैसा कि आर्टिकल 50 हो गया, जैसा कि तो आर्टिकल 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका की प्रशासनिक शक्तियां जो हैं वो अलग हैं कार्यपालिका की, न्यायपालिका की प्रशासनिक शक्तियों से अलग हैं। इसी तरह से आप देखते हैं जो प्रशासनिक सिद्धांत यानी आर्टिकल 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना राज्य का कर्तव्य होगा कि वो जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति हो गई और सुरक्षा है उसको बढ़ावा दे। तो इस तरह से ये कुछ प्रशासनिक सिद्धांत हो जाते हैं। तो इस बेसिस पे आपने देखा आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो जैसा कि मैंने बताया अभी, जो इसके पहले क्वेश्चन आया कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस लिए, यानी उस समय के जो संविधान के विचारक थे उनके मस्तिष्क को पढ़ने का एक जरिया, एक उनके मस्तिष्क को पढ़ा जा सकता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, उसी क्वेश्चन का एक दूसरा प्रारूप कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति
नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था? तो क्या मुख्य उद्देश्य था? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यानी 6 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना किस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है? लोक कल्याणकारी राज्य यानी जैसा कि आर्टिकल 38 में तो आर्टिकल 38 में क्या कहा जाता है कि राज्य जो है वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। आर्टिकल 38 क्या कहता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। तो ये आर्टिकल 38 में लिखा भी गया है और यही राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने का उद्देश्य भी था कि लोक कल्याणकारी, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है यहाँ पर फोकस इस चीज पे किया गया है जो दबा कुचला वर्ग है या SC ST वर्ग है उनको बराबर लाने का प्रयास, उनमें इक्वली जो है जो इक्वली इकोनॉमिकली जो डिस्टर्बेंस है उनको इक्वल करने का कार्य किया गया है। यानी एक तरह से असमानता को हटाकर समानता लाने की बात की गई है और ये पूरा उत्तरदायित्व तो राज्यों पर सौंपा गया है कि आप अपने यहाँ के जो दुर्बल वर्ग हैं, अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, उनके हितों के लिए काम करें, बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएं, जो नागरिक हैं उनको समान सिविल सहायता उपलब्ध कराएं और उद्योगों में उद्योग प्रबंध है, उद्योगों के प्रबंधों में कर्मकार जो भाग लेते हैं आप उनके लिए आप जो राज्य है यानी आप यहाँ पे संसद राज्य के लिए कि राज्य का उत्तरदायित्व है वो सभी कामगारों के लिए कार्य उपलब्ध कराए, निर्वाह मजदूरी कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी जो है वो दे। तो ये एक राज्य का कर्तव्य हो जाता है। तो इस तरह से एक लोक कल्याण की भावना को दृष्टिगत किया जा रहा है। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे का क्या उद्देश्य था? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इसके नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देखेंगे कि सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना और नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो यहाँ पर आपने देखा इसका राइट आंसर क्या हो जाता है कि लोक कल्याणकारी राज्यों का स्थापना करना ही इसका मुख्य उत्तरदायित्व है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बस ये हो जाता है कि हम लोगों को क्लियरिटी आती जाती है क्वेश्चन कैसे आते हैं, किसी टॉपिक से कैसे रिलेट होते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना बेनिफिशियल हो जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो यहाँ पर आपको जो मेन उद्देश्य आपने देखा कि लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि करना जो है इसका मेन उद्देश्य था, लेकिन आपको ऑप्शन अब यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि नहीं मिला। अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? तो आप ये क्वेश्चन देख भी सकते हैं कि IAS 2002 में आया था और RRB 2004 में आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? ऑप्शन है राज्य लोकतांत्रिक जो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना और डी ऑप्शन है गांधीवादी आदर्शों के रूप में लोकतंत्र की स्थापना करना। तो मैं डिस्कस कर दूं कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनको पूरे जो नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 आर्टिकल में डिफाइन किए गए। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग? इनको 3 भागों में बांटा गया है। कुछ जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो समाजवादी सिद्धांत हैं। समाजवादी यानी नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? समाजवादी सिद्धांत और नेक्स्ट जो है गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनको 3 भागों में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। जो समाजवाद को रिप्रेजेंट करते हैं यानी जैसे लोक कल्याण की अभिवृद्धि करना, आर्टिकल 38 हो गया। आर्टिकल 39 हो गया कि सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने की बात और सामूहिक हित की बात जो है वो आर्टिकल 39 हो गया। और इसी तरह से 39 का हो गया और 41 आर्टिकल हो गया जिसमें आर्टिकल
41 में क्या होता है, आर्टिकल 41 के तहत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार हो गया। ये सारी चीजें क्या है, ये समाजवाद को रिप्रेजेंट करनी है। समाजवाद यानी समाज में सभी लोग बराबर हों, उनको आर्थिक और सामाजिक स्थिति बराबर रखने का प्रयास किया जा रहा है, और काम की जो न्याय संगत मानवीय दशाएं हैं उनको सबको सहायता उपलब्ध कराने की बात की जा रही है आर्टिकल 42 के तहत। तो ये जो आर्टिकल 42 हो गया, आर्टिकल 43 हो गए, तो ये जो है ये समाजवाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो समाजवादी सिद्धांत अलग कर दिए गए। फिर नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन से आते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जो मैं डिस्कस कर रही हूँ इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको कोई आर्टिकल ऐसे ही उठा के रख दिया, आर्टिकल 38 या आर्टिकल 39, और पूछा जाएगा ये गांधीवादी सिद्धांत है या समाजवादी सिद्धांत है या उदार बौद्धिक सिद्धांत है, तो आपको इनमें कंपैरिजन करना आना चाहिए। तो जो गांधीवादी सिद्धांत है, तो गांधीवाद बेसिकली किसकी बात करेंगे, तो गांधी इनकी जो मानसिकता थी, तो इनकी मानसिकता क्या थी, ग्राम पंचायतों का गठन हो, यानी क्योंकि आपने देखा, जो मैंने इसके पहले जो है लाइव क्लास में डिस्कस किया था कि यानी जो गांधीवादी सिद्धांत था, यानी अगर मैंने जो है क्वेश्चन सीरीज के थ्रू भी सॉल्व कराया इस चीज को कि गांधीवादी सिद्धांत क्या है, तो गांधीवादी सिद्धांत जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन जैसे, तो स्थानीय सुशासन की बात किसने की है, गांधी ने की है। जबकि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, अगर मैं इसको डिस्कस कर दूं गांधीवादी सिद्धांत क्या है, तो गांधीवादी सिद्धांत बेसिकली जब संविधान निर्माता थे, तो संविधान निर्माता जब राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी विचारधारा को समाहित कर रहे थे, तो डॉक्टर जो भीमराव अंबेडकर हैं वो इस विचारधारा से सहमत नहीं थे, उन्होंने इसका विरोध भी किया, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि जो गांधीवादी विचारधारा है, गांधीवादी विचारधारा यानी एक तरह से जो स्थानीय सुशासन है, ग्राम पंचायतों का गठन है, उसमें वही लोग आएंगे जो उस समाज के जमींदार होंगे, बड़े वर्ग के लोग होंगे, तो यानी जो है उसमें सामान्य वर्ग हो गया या जमींदारी लोग हो गए, जो प्रभुत्व वाले लोग होंगे वही ग्राम पंचायतों में अध्यक्ष, प्रधान इनके पद पर आ पाएंगे। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस चीज का विरोध किया, लेकिन जो गांधीवादी यानी गांधी के समर्थक, जो गांधी की विचारधारा है, वो जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होती है। और किन किन आर्टिकल में होती है, तो जैसे आर्टिकल हो गया ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40, उसके बाद यानी गांधीवादी सिद्धांत किन किन आर्टिकल में दिखता है हमें, गांधीवादी सिद्धांत जो है किन किन आर्टिकल में, तो आर्टिकल 40 हो गया, आर्टिकल 40 हो गया। फिर उसके बाद आप देखते हैं आर्टिकल जो है आर्टिकल 43 हो गया, आर्टिकल 43, और आर्टिकल 43 जो है किस किस बारे में, आर्टिकल 43 ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुटीर उद्योग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की बात कौन करेगा, गांधी जी करेंगे। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक संगठन की बात कौन करेगा, तो गांधी जी की विचारधारा करेगी। फिर उसके बाद जैसे अनुसूचित जाति हो गई, जनजाति हो गई, समाज के कमजोर वर्ग हो गए, इनकी बात कौन करेगा, गांधीवादी विचारधारा। अनुसूचित जाति जनजाति की बात कौन करेगा, तो गांधीवादी विचारधारा। फिर आप देखते हैं स्वास्थ्य के लिए जैसे कुछ नशीली दवाएं हैं, जो मदिरा है, ड्रग है, उन पर उनके उपभोग पर प्रतिबंध लगाने की बात भी गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आती है। और मदिरा और नशीली दवाओं पर जो प्रतिषेध है ये किस आर्टिकल के थ्रू है, तो ये आर्टिकल 47 में है, आर्टिकल 47 में है। फिर जैसे गाय, बछड़ा, दुधारू पशु हो गए, तो इनकी बलि पर रोक लगाएगा कौन, आर्टिकल 48, इनकी बलि पर रोक लगाता है आर्टिकल 48। और ये भी गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है, क्योंकि गांधीवादी आप जानते हैं अहिंसात्मक पुजारी, सत्यता के पुजारी, और ये जो है यानी गाय, बछड़ा, दुधारू पशु हैं, इनकी बलि पर रोक, आर्टिकल 48 जो है ये भी गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत आता है। तो यानी आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ये समझना है कि समाजवाद में आप किस आर्टिकल को रखोगे, गांधीवादी विचारधारा में आप किस आर्टिकल को रखेंगे, और उदार बौद्धिक सिद्धांत, थर्ड फीचर क्या था नीति निर्देशक सिद्धांतों में, उदार बौद्धिक सिद्धांत, उदार बौद्धिक। तो उदार बौद्धिक सिद्धांतों में आप किस किस पॉइंट को रखेंगे, तो उदार बौद्धिक में जैसे कि आर्टिकल जो है वो आर्टिकल 44 हो गया। आर्टिकल 44 क्या कहता है, समान सिविल सहायता, यानी भारत के समस्त क्षेत्र में जो नागरिक हैं उनको समान सिविल सहायता यानी जैसे 3 तलाक हो गया और सबरीमाला हो गया, ये जो केसेस थे, यानी इनमें क्या हुआ, यानी सबरीमाला में आपने देखा कि महिलाओं का जाना वर्जित था, केरल राज्य का केस, और इसी तरह 3 तलाक जो है, और
शरीयत कानून एक तरह से कहते हैं 3 तलाक, और भारतीय कानून में दंड का प्रावधान था और 3 तलाक के थ्रू यानी संबंध विच्छेद पर कोई भी यानी कोई प्रावधान नहीं था। उसके बाद बिल और लॉ लाया गया। तो इस तरह से आप देखते हैं कि ये जो आर्टिकल 44 है समान सिविल सहायता की बात करता है, ये एक उदार दृष्टिकोण को रिप्रेजेंट करता था। इस तरह से उदार बौद्धिक में आर्टिकल 44 हो गया, आर्टिकल 48 हो गया। आर्टिकल 48 किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 48 जो है कृषि और पशुपालन संगठन की बात करता है। कृषि और पशुपालन को जो आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से किया जाए, ये एक तरह से क्या है, ये उदार बौद्धिकता है। उसी तरह से लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है, ये भी एक उदार बौद्धिकता है। किस आर्टिकल में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक किया गया है? तो आर्टिकल 50 कहता है, आर्टिकल 50 कहता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करने की बात, ये भी उदार बौद्धिकता है। और क्योंकि जो आप सिद्धांत समाजवाद में ना रख पाए, गांधीवाद में ना रख पाए, उनको आप उठा करके उदार बौद्धिक में रख दें, यानी आर्टिकल 51 हो गया। तो आर्टिकल 50, 51 यानी 49, 50 आप ले लें यहाँ पे 48, 49, 50 और 51, ये आर्टिकल जो हैं, ये आर्टिकल उदार बौद्धिक सिद्धांतों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। यानी यहाँ पर आपने देखा कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को 3 भागों में तोड़ा गया है, उदारवादी, गांधीवादी सिद्धांत और समाजवादी। यहाँ पर जो हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर हो सकता है आपको क्वेश्चन इनसे संबंधित ना मिल पाए या मिले भी, तो लेकिन अदर जहाँ पे भी आप क्वेश्चन कहीं देखेंगे तो वहाँ पर गांधीवादी विचारधारा और समाजवादी विचारधारा या फिर उदार बौद्धिक सिद्धांत, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन किस सिद्धांत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए ये तीनों सिद्धांत किससे संबंधित हैं? नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं। और किस आर्टिकल को किस पार्ट में किस सिद्धांत के थ्रू रखना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन था कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था? तो शामिल करने के पीछे, जब आपको ऑप्शन यहाँ लोक कल्याण की अभिवृद्धि नहीं मिला ऑप्शन, तो आपके पास ऑप्शन है, अब आप ऑप्शन देखेंगे कि केवल क्या राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना? नहीं। फिर नेक्स्ट है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना। तो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना तो है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पर सी ऑप्शन है कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की बात की गई है। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, ये इसलिए इस बेसिस पे इसका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं डिस्क्राइब इसलिए कर देती हूँ कि अगर आपको नेक्स्ट जगह कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप फंसे नहीं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय या उत्तर दिनांकित कहा है? तो किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को देय या उत्तर दिनांकित कहा है? तो के.टी. शाह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, के.टी. शाह। ये इनका के.टी. शाह का जो है एक तरह से सिद्धांत या तथ्य है। के.टी. शाह ने क्या कहा था? के.टी. शाह ने कहा जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, वो यानी के.टी. शाह ने कहा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। यानी कहते हैं के.टी. शाह का क्या कथन था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाते हैं। तो यहाँ पर के.टी. शाह का कथन है, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, किस संविधान संशोधन ने अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? तो अगर आपने कल का मेरा जो है ये यानी प्रथम संविधान संशोधन जो मैंने डिस्कस किया था, उसमें आप देखें तो कंपैरिजन कर पाएंगे कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं और मौलिक अधिकार हैं, इन दोनों में डिस्प्यूट या विवाद होने पर जो है, जैसे चंपकम दोराई राजन केस हो गया या रोमेश थॉपर बनाम केस मैंने डिस्कस किया है पिछले लेक्चर में, तो वहां पर आप देखेंगे यानी इन दोनों केसेस में ये बात कही गई थी कि एक तरह से यहाँ पर फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार हैं उनको प्रायोरिटी दी गई थी कंपैरिजन टू राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो यहाँ पर बात है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया, किस संविधान संशोधन में ये बात कही गई है? तो किस संविधान संशोधन में? 42वां
संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ तो इसे हम लघु संविधान की संज्ञा देते हैं। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है क्योंकि इसमें कम से कम 60 आर्टिकल को परिवर्तित कर दिया गया था। 60 आर्टिकल परिवर्तित करने के बाद इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है 42वें संविधान संशोधन को। इस समय सरकार थी इंदिरा गांधी जी की सरकार और बहुत कुछ चेंजमेंट कर दिया जाता है संविधान में। तो यहाँ पर इसी बेसिस पे इसी दौरान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि 42वें संविधान संशोधन में 60 अनुच्छेदों को परिवर्तित किया गया, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व के बारे में 42वें संविधान संशोधन में किस पॉइंट आउट को जो डिस्क्राइब किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन में 1976 में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में कहा गया है कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों के कार्यान्वयन के लिए जो भी बनाई गई कोई भी विधि है, कोई भी लॉ है, उनको न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध नहीं किया जाएगा, इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, अवैध घोषित नहीं किया जाएगा कि ये कुछ मूल अधिकारों का हनन करते हैं या उल्लंघन करते हैं, कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यानी 42वें संविधान संशोधन में ये बात कही गई कि क्योंकि आपने देखा जैसे जो है चंपकम दोराईराजन केस, तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकल के आया था? यहाँ पर निष्कर्ष निकल के आया था कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों में डिस्प्यूट होने पर प्रायोरिटी दी जा रही थी मूल अधिकारों को। लेकिन जस्ट सपोजिट 42वें संविधान संशोधन 1976 में क्या कहा गया? 1976 में कहा गया कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उनके कार्यान्वयन के लिए जो भी विधि बनाई जाएगी, नीति निर्देशक सिद्धांतों को फॉलो करने के लिए जो भी विधि या कानून बनाया जाएगा राज्यों द्वारा, उनको न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जाएगा, अवैध घोषित नहीं किया जाएगा कि ये कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, कि ये कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। यानी मूल अधिकारों के उल्लंघन करने पर भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। और ये बात कब कही जा रही है? ये बात कही जा रही है 42वें संविधान संशोधन 1976, और इस समय देश में आपातकाल लगा हुआ था, तीसरा आपातकाल लगा हुआ था और बड़े बड़े नेता जो हैं इस समय जेल में थे। तो इस समय आप देखते हैं कि यानी इससे पहले वाला केस 1973 का केशवानंद भारती केस, तो केशवानंद भारती केस ने क्या कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो संविधान के किसी भी विभाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन इससे संविधान का मूलभूत ढांचा जो है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए, मूलभूत ढांचे को यानी मूलभूत ढांचा परिवर्तित नहीं कर सकती। और जैसा कि जो ये मूलभूत ढांचे, ये जो मूल अधिकार हैं वो एक मूलभूत ढांचे माने जाते हैं, मूलभूत ढांचा माना जाता है। तो इस बेसिस पे यहाँ पर जस्ट इसको कहा गया कि यानी वहाँ पर थोड़ा प्रोटेक्ट किया गया जो राज्य के जो केशवानंद भारती केस। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है 1976 में कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो है नीति निर्देशक सिद्धांत अगर कोई भी लॉ कोई भी नियम लाते हैं तो न्यायालय द्वारा उन्हें मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। तो ये यानी यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रायोरिटी दी गई और नीति निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया गया है इस संविधान संशोधन। तो ये आप देख पा रहे होंगे, दोनों में निष्कर्ष निकाल पा रहे होंगे अगर कल का लेक्चर देखा और ये क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कभी यानी पार्लियामेंट जुडिशरी को सुपरसीड करने की कोशिश कर रही है और कभी जुडिशरी जो है वो पार्लियामेंट को सुपरसीड करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अंग जो है वो समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो समाजवादी सिद्धांत हो गए और गांधीवादी सिद्धांत या उदार बौद्धिक सिद्धांत, कुछ भी हो। तो यानी इन तीनों जगह समाजवादी व्यवस्था या गांधीवादी व्यवस्था या उदार बौद्धिक व्यवस्था या सिद्धांत स्थापित करने की प्रेरणा कौन देता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत देते हैं, नीति निर्देशक तत्व। इसलिए 10 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो कल्याणकारी राज्य का आदेश किस में दिया जाता है? तो नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य ही है बेसिकली, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि करना। और जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें जो आप देख रहे हैं कि ये हालांकि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार ये मूल संविधान में थे, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों में समय के साथ इसमें कुछ आर्टिकल ऐड किए गए और 42वें संविधान संशोधन देखा आपने, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा नीति निर्देशक की जो मूल सूची थी उसमें 4 तत्व और जोड़ दिए जाते हैं। 4 तत्व और जोड़ दिए जाते हैं। कौन कौन से? तो आर्टिकल 39 से, आर्टिकल जो ए पार्ट है, यानी कौन कौन सा? आर्टिकल 39 से, 39 से, 43 से, 48 से और इस तरह से, यानी और आर्टिकल 39। तो ये जो आप देखेंगे आर्टिकल 39 किसकी बात करता है? बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर को सुरक्षित रखने की बात आर्टिकल 39 करता है। 39A जो है वो समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की बात करता है आर्टिकल 39 से। और 43A जो है ये उद्योगों के प्रबंधन के लिए जो श्रमिक हैं, श्रमिकों की भागीदारी जो है उसको सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाने के लिए राज्यों के कर्तव्य को डिफाइन करता है 43A आर्टिकल। और जो ये 48 है, 48 रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए, जंगल हो गए, वन्य जीव की रक्षा करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 48A है। तो ये आप देखेंगे कि भारतीय यहाँ पर क्या था, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश किस में दिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों में। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो क्या है? ऑप्शन है आपके पास वाद योग्य, मौलिक अधिकार या वाद योग्य नहीं। तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत, इन दोनों में जो मूलभूत अंतर है, मूलभूत अंतर यही है कि जो मौलिक अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं, यानी मूल अधिकारों के हनन होने पर वाद योग्य, यानी न्यायालय द्वारा हम मूल अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की शरण ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट की शरण वो आर्टिकल 32 के थ्रू लेगा और हाई कोर्ट की शरण वो आर्टिकल 226 के तहत लेगा। तो इस तरह से आपने देखा जो मूल अधिकार हैं वो वाद योग्य हैं, उनके हनन होने पर जो है न्यायपालिका इसमें अपना जजमेंट देगी। जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये बाध्यकारी नहीं है, ये राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। यानी इनके हनन होने पर, यानी अगर राज्य जो है, राज्य अपने कर्तव्यों को अगर सही से फॉलो नहीं करता है या उसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जो बातें समाहित की गई हैं, अगर राज्य उनको फुलफिल नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते हैं, क्योंकि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो वाद योग्य नहीं है। अच्छा, अब आपके अंदर, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जब ये वाद योग्य नहीं है तो इनको शामिल करने का उद्देश्य क्या है? यानी इनको शामिल करने का उद्देश्य, यहाँ पर जो वाद योग्य नहीं शब्द है इसको इसलिए यहाँ पर वाद योग्य नहीं रखा गया था क्योंकि जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय की सिचुएशन और कंडीशन, यानी उस समय की सिचुएशन के कारण भारत की जो आर्थिक स्थिति है, भारत की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि ये जो नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो बातें लिख दी गई हैं वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट भी की जाए। तो इसलिए वहाँ पर इन चीज़ों को वाद योग्य नहीं रखा गया था, ताकि राज्य अपनी सुविधा अनुसार, अगर उसके पास इकोनॉमिकली इतनी यानी इकोनॉमिकली वो डिपेंड है तो वो लागू कर सकता है अपने यहाँ पर, अगर नहीं है उसके यहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी तो वो नहीं भी लागू कर सकता है। यानी इसलिए इनको वाद योग्य नहीं रखा गया था। लेकिन मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार थे, लोगों को प्रोटेक्ट करने का कार्य कर रहे थे, उनको वाद योग्य रखा गया था, ताकि जो कार्यपालिका है, जो विधायिका है, वो उन पर कोई ऐसा लॉ या ऐसा कोई कानून ना बना पाए जिससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो। इसलिए ये वाद योग्य है मूल अधिकार, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो वाद योग्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्वेश्चन था? यहाँ पर क्वेश्चन था नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो क्या है नीति निर्देशक सिद्धांत? वाद योग्य नहीं, यानी 12 का बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन
किस पर निर्भर करता है? तो आपने देखा कि जो सरकार है, जो राज्य है, राज्य के पास अगर जो है अर्थव्यवस्था अच्छी है उनकी, या जो है उनके पास इकोनॉमिकली वो डिपेंड हैं, तो वो अपने यहाँ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो बातें लिखी गई हैं वो इम्प्लीमेंट करने का कार्य करेंगे, उनका उत्तरदायित्व बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किन पर निर्भर हैं। तो किन पर निर्भर है बात की जाए तो वो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर हैं, कि सरकार के पास संसाधन उपलब्ध हैं तो वो समाज के प्रत्येक वर्ग को बढ़ावा देने की बात, प्रत्येक वर्ग को इक्वली सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करेगा। तो इस तरह से डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मूल अधिकार जो है वो वाद योग्य है, न्यायालय द्वारा इनकी समीक्षा या न्यायालय द्वारा इनको जो है इन पर निर्णय दिया जा सकता है, जबकि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये वाद योग्य नहीं है। यही इनका एक मूलभूत अंतर है। तो इस तरह से आप देखेंगे मूल अधिकार वाद योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। और इसके अकॉर्डिंग यानी 14 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है, सी ऑप्शन राइट हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में के विषय में कौन सा कथन सही है। यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में कौन सा विषय सही है। तो आप देखेंगे कि वे एक दूसरे के पूरक हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, वे परस्पर विरोधी हैं या वे दोनों वाद योग्य हैं। तो आपने देखा मूल अधिकार वाद योग्य हैं लेकिन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं, इसलिए डी ऑप्शन आपने क्रॉस कर दिया। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे वे परस्पर विरोधी हैं, तो वे परस्पर विरोधी नहीं हैं एक तरह से कह दें, लेकिन हाँ उनमें दोनों में विवाद होता है कि कभी कुछ जो आर्टिकल हैं वो मौलिक अधिकार के कुछ आर्टिकल जो हैं वो कभी कभी प्रभावित करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, यानी राज्यों को अपने कार्य को फुलफिल करने में कभी कभी बाधा डालते हैं जो मूल अधिकार हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं ये विरोधी नहीं कह सकते, ये पूरक कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस बेसिस पे यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है। और केसेस भी आपने देखे जैसे कि चंपकम दोहराए राजन केस, तो यहाँ पर आपने देखा, या फिर केशवानंद भारती केस, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं तो एक दूसरे के पूरक हैं यहाँ पर, या 42वां संविधान संशोधन, तो यहाँ पर भी बताया गया कि जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत हैं यानी उनको फॉलो कराने में अगर मूल अधिकारों का हनन होता है तो भी जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत हैं वो पूरी तरह से अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे। ये 42वें संविधान संशोधन में बात की गई। तो जब दोनों की कंपेरिजन की जा रही है तो इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि वे एक दूसरे के पूरक के रूप में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं। एक कल्याणकारी राज्य का निर्देश आदर्श किसमें वर्णित है। तो किसमें वर्णित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, 16 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पॉज करें और अपना आंसर लगाएं। यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, क्या सही करेंगे। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। अब आप कैसे सोचेंगे कि किसमें मूल अधिकारों के हनन की बात की गई है, और कहीं पर आप देख रहे हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को सुपीरियर किया गया है मूल अधिकारों से। तो इन बेसिस पे आप देखेंगे कि कुछ जो है यानी कुछ आर्टिकल जो हैं यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों को जब कार्यान्वयन कर रहे हैं तो कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, और कुछ मूल अधिकार जैसे कि आर्टिकल 15 है। तो आर्टिकल 15 में जब कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, फिर भी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कुछ तत्व ऐसे शामिल किए गए हैं जैसे कि आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 कहता है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दुर्बल वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 46। यानी आप देख रहे हैं इन्हीं दोनों में कंट्राडिक्ट पॉइंट आ गया। यानी तो आप देखेंगे कुछ आर्टिकल जो हैं यानी मूल अधिकारों के कुछ आर्टिकल जो है फंडामेंटल राइट के फॉलो कराने पे कुछ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का हनन हो जाएगा, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कुछ आर्टिकल फॉलो कराने पे मूल अधिकारों का हनन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, बी ऑप्शन, यानी कुछ मूल अधिकारों का हनन होता है। फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन
80 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना, तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किस आर्टिकल के थ्रू, यानी यहाँ पर आपको टॉपिक पता है कि राज्य के निर्देशक सिद्धांत, लेकिन अगर आ जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस आर्टिकल में, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात आर्टिकल 51 में की गई है। आर्टिकल 50 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल 51 है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है, यानी यहाँ पर तो है बी ऑप्शन राइट हो जाता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में है, यानी यहाँ पर तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग तो है क्योंकि आपको टॉपिक पता है, लेकिन यहाँ पर है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में इस चीज की बात की गई है कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। तो जैसा कि आर्टिकल हो गया, इस आर्टिकल में बात की गई, तो आर्टिकल 39 में, आर्टिकल 39 क्या कहता है, आर्टिकल 39 कि स्त्री पुरुष जो है, स्त्री और पुरुष को समान माना जाए। किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 39, यानी स्त्री और पुरुष को समान माना जाए और दोनों को समान कार्य के लिए, स्त्री और पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन प्रदान किया जाए। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 39 में है। और इसी में एक बात यानी सेकंड पॉइंट और क्या लिखा गया है आर्टिकल 39 में कि जो बच्चे हैं, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के अवसर जो हैं वो प्रदान किए जाएं। ये 42वें संविधान संशोधन के तहत इसमें ऐड किया गया था 39 के पार्ट सेकंड में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आर्टिकल 39 क्या कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित किया गया है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 39। तो यहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग होने के साथ आपको आर्टिकल पता चला, आर्टिकल 39 में इस चीज की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किस एक में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 50 में है। यानी आप क्वेश्चन पढ़ें, अगर आर्टिकल से संबंधित है तो आर्टिकल का नाम लें कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 50 में है। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 51 में की गई है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 49 में की गई है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं, वस्तुएं हैं, उनका संरक्षण किया जाए, तो आर्टिकल 49 में। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई थी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, आर्टिकल 50। और 36 से 51 जितने भी आर्टिकल हैं वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में आएंगे। तो जब आर्टिकल 50 और 51 तक नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं तो ये क्या हो गया, ये नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट हो गया, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस मुख्य कारण से जोड़ा गया, तो किस मुख्य कारण से जोड़ा गया नीति निर्देशक तत्वों को, तो आपने देखा इसका मेन प्रमुख लक्ष्य क्या था, तो प्रमुख लक्ष्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी नीति निर्देशक तत्वों का प्रमुख कारण लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ए ऑप्शन राइट हो जाता है 21 का। तो अगर आपको ऑप्शन में इन सब में आप देखेंगे कहीं पर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहा जा रहा है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना बेसिकली कहाँ पर कहा गया, अगर आपने देखा है क्वेश्चन या पॉलिटी जो सीरीज आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपने देखा धर्मनिरपेक्ष की बात कहाँ की गई है, तो धर्मनिरपेक्ष की बात जो है मूलतः प्रस्तावना में की गई है कि भारत जो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो धर्मनिरपेक्ष यानी किसी भी धर्म को बढ़ावा न देना, यानी किसी भी धर्म को अत्यधिक महत्व न देना, तटस्थता की नीति। तो ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कहाँ की गई है, प्रस्तावना में की गई है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, तो ये यहाँ पर यानी नीति निर्देशक तत्वों का मूल लक्ष्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, और इसी में सारे पॉइंट समाहित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन कि मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना जो है सम्मिलित की गई है, मूल संविधान के किस भाग में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
और यहाँ पर अगर सारे ऑप्शन डिस्कस कर लें तो यहाँ पर तीसरी अनुसूची में क्या बात की गई थी, मैंने डिस्कस भी कर चुके हैं ये इस चीज़ के बारे में। तीसरी अनुसूची 3 वर्ड, और 3 वर्ड किसके लिए हैं, शपथ के लिए। तो तीसरी अनुसूची में किसकी बात की गई, शपथ की बात की गई। किसकी शपथ की बात की गई, जो द्वितीय अनुसूची में आपने देखा था। यानी द्वितीय अनुसूची में यानी संसद के सदस्य हो गए, राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ की बात किसमें की गई है, तीसरी अनुसूची में की गई है। और तीसरी अनुसूची में कौन सा क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि तीसरी अनुसूची में किसकी शपथ की बात नहीं की गई है, तो राष्ट्रपति की शपथ की बात नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। यानी मैंने यहाँ पर तीसरी अनुसूची आपको समझा दी कि तीसरी अनुसूची क्या है और किसकी शपथ की बात की गई है। दोनों क्वेश्चन इससे थे। और संविधान की प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना के बारे में, यानी संविधान की प्रस्तावना जो है 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करता है। और फिर उसके बाद इसे क्वेश्चन जो बनता है, यानी इसमें पर्टिकुलर वर्ड पूछ दिया जाता है, जैसे धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है, संप्रभुता का क्या अर्थ है, और लोक कल्याणकारी शब्द जो है वो नीति निषेधक तत्व में ही समाहित है, जबकि लोक कल्याणकारी प्रस्तावना में वर्ड नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान कर सकता है, करने का संकेत करता है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय की बात करता है, तो नीति निषेधक तत्व। और आर्थिक न्याय की बात, यानी तो आर्थिक न्याय में आप देखेंगे 39 से आर्टिकल जैसे है 39A, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि जैसे समान न्याय हो गए, आर्टिकल 39 है समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देने की बात की जाती है, निःशुल्क विधिक सहायता 39A आर्टिकल में। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर आर्थिक न्याय यानी आर्टिकल 39 जो है, आर्टिकल 39 क्या कह रहा था कि चाहे स्त्री हो पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन है, यानी आर्थिक रूप से न्याय बराबर होना चाहिए। तो आर्थिक न्याय की बात आर्टिकल 39 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निषेधक सिद्धांत नहीं है, कौन सा नीति निषेधक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, गोवध निषेध और निजी संपत्ति की समाधि। तो गोवध निषेध क्या है, यानी गाय बछड़ा जो दुधारू पशु हैं उनकी बलि पर रोक लगाई गई है। और ये आपको जैसे ही आपने गोवध निषेध या किसी यानी जो है गाय बछड़ा या दुधारू पशु हैं उनकी बलि पर रोक लगाने की बात देखा, तो यानी अब आप यहाँ पर गोवध निषेध को आप क्या कहेंगे, ये एक तरह से गांधीवादी सिद्धांत है। तो इसको आप इस नजरिए से देखें कि ये एक गांधीवादी सिद्धांत हो गया। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं आप कि अंतर्राष्ट्रीय 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, तो 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किसमें किया जाएगा, तो किसमें किया जाएगा, ये एक समाजवादी सिद्धांत है कि 14 वर्ष के बच्चे हो गए और काम पाने के या शिक्षा पाने में जो बेकारी है, जो बेकारी या बुढ़ापा बीमारी है, निःशक्त लोग हैं, उनको लोक सहायता प्रदान करने के बाद, ये सारे किसमें आते हैं, ये सारे समाजवादी सिद्धांत में आते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा नहीं है, तो नहीं क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तो आर्टिकल 51 क्या कहता है, आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो 36 से 51 राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों में आते हैं, जिनमें से 51 आर्टिकल में ये हो गया। फिर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, ये किस आर्टिकल की बात हो गई, तो ये हो गई आर्टिकल 45 की बात हो गई, यानी ये आर्टिकल 45 में हो गया, ये भी नीति निषेधक सिद्धांतों में आ गया। गोवध निषेध गांधीवादी सिद्धांत की बात कर रहा है, तो गांधीवादी सिद्धांत यानी आर्टिकल 48, ये भी नीति निषेधक सिद्धांतों में आ गया। तो बचा कौन सा, निजी संपत्ति की समाप्ति, तो यानी डी ऑप्शन जो है यहाँ पर राइट हो जाता। कौन सा नहीं है, तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निषेधक तत्व नहीं है, तो नहीं कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप क्वेश्चन पढ़ें कि कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ावा, तो कमजोर श्रेणी, इनको बढ़ावा देने के लिए कमजोर श्रेणी वगैरह, ये समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, हो सकता है। फिर उसके बाद कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 50 हो गया। फिर यहाँ पर बी ऑप्शन देखेंगे पोषाहार स्तर को, जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का राज्य का कर्तव्य, तो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का राज्य का कर्तव्य जो है, तो ये किस में आता है, ये किस आर्टिकल में आता है, तो आपने देखा था जैसे आर्टिकल जो है
आर्टिकल 47 है, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का राज्य का कर्तव्य, आर्टिकल 47। तो यहाँ पर आर्टिकल 47 की बात हो गई। और कमजोर श्रेणियों के आर्थिक हित को बढ़ाने की बात हो गई, यानी ये समाजवादी सिद्धांत हो गया, ये आर्टिकल 50 हो गया। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं वैज्ञानिक मनोभावों का विकास, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है नीति निर्देशक तत्वों में, तो यानी 25 का ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के 26 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो मूल अधिकारों में नहीं है जो, तो मूल अधिकार में है क्या क्या, पहले वो देख लें। तो मूल अधिकारों में है, तो मूल अधिकारों में धर्म की स्वतंत्रता आपने देखा। धर्म की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में देखा, आर्टिकल 25 में देखा। आर्टिकल 25 क्या था, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। फिर आपने आर्टिकल 17 देखा था, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत किया गया आर्टिकल 17 में। और जो कि मूल अधिकार जो है वो 12 से 35 आर्टिकल तक बिलोंग करते हैं। तो 12 से 35 यानी ये 17 हो गया, ये 25 आर्टिकल हो गया। उसके बाद आने जाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता किसमें है, आर्टिकल 19 में है। और कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं वर्तमान समय में। तो यानी 3 तो मौलिक अधिकार हो गए, तो बचा जो एक कुटीर उद्योग। और जैसे ही आप नाम कुटीर लेते तो इसको गांधीवादी सिद्धांत, यानी ये डी ऑप्शन जो है वो नीति निर्देशक राज्य की नीति के बारे में बता रहा है, नीति निर्देशक सिद्धांत, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर आपने देख लिया कि समाजवादी सिद्धांत पूछा गया है, यानी अब आपको पता होना चाहिए कि समाजवादी सिद्धांत क्या होगा, गांधीवादी सिद्धांत या उदार बौद्धिक सिद्धांत क्या होगा। तो समाजवादी सिद्धांत क्या, आपको जैसे ही आपने देखा ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का गठन किसकी विचारधारा से समाहित हो रहा, तो गांधी जी की विचारधारा से। तो गांधी जी की विचारधारा से, यानी ये गांधीवादी सिद्धांत हो गया। गोवध पर रोक, बलि प्रथा, हिंसा के विरोधी कौन है, गांधी जी, यानी ये भी हो गई गांधीवादी सिद्धांत। फिर नेक्स्ट आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय स्मारकों की, जो राष्ट्रीय स्मारक है उनकी जो है संरक्षण करना। और जो लोक कल्याण है, लोक कल्याण में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है, अगर इनकी बात की जाए यानी वर्ल्ड लेवल पर, और इसकी यानी यहाँ पर एक ब्रॉड स्तर की बात की जा रही है, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जा रही है, राज्य के लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका की बात की जा रही है, तब आप क्या लगाएंगे, ये है उदार बौद्धिक सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत। फिर नेक्स्ट आप देखते हैं लाश की आय की असमानता को कम करना। तो ये एक तरह से समाज से रिलेट लग रहा वर्ड। तो आय की असमानता, या जो गरीब जो सर्वहारा वर्ग है, या काम पाने के, शिक्षा पाने के जो बेकारी या निःशक्त लोग हैं उनको लोक सहायता देना, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता देना। तो ये पॉइंट जो हैं ये समाजवादी सिद्धांत को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी असमानताओं को कम करना। तो आय की असमानता ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल 39, स्त्री पुरुष के मध्य जो है समान कार्य के लिए समान वेतन। ये तो यानी यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन और डी ऑप्शन इसका राइट हो जाता है, समाजवादी सिद्धांत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है। तो इसलिए आपको पहले एक्सप्लेन किया जा चुका है, तो अब आप इजिली कनेक्ट कर पा रहे होंगे। यानी गांधीवादी सिद्धांत किसे कहा जाएगा, तो गांधीवादी यानी गांधीवाद किसको बात करेगा, तो कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण ये किसका है, उदार बौद्धिक का। फिर पुरुष और महिला के लिए समान कार्य और समान वेतन, ये किसकी बात हो रही है, पुरुष और महिला के समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये जो बात है ये समाजवादी सिद्धांत की बात हो रही। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत, मिल गया वर्ड ग्राम पंचायत मिल जाए, या सहकारी समितियां मिल जाए, कुटीर उद्योग मिल जाए, या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और समाज का कमजोर वर्ग। तो इसकी बात जो है वो गांधीवादी सिद्धांत में भी की गई है, और वहाँ पर जो समाजवादी सिद्धांत में वहाँ पर समान न्याय और निःशुल्क, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई। तो ग्राम पंचायत का गठन या लोक सहायता जो है मतलब ग्राम पंचायत हो गया, या सहकारी समिति हो गई, कुटीर उद्योग हो गए, और स्वास्थ्य के लिए जो नशीली दवाएं हैं उनके प्रयोग पर, या जैसे ड्रग्स हो गया, मदिरा हो गई, इनके प्रयोजन पर रोक हो गया, बलि पर रोक हो गया। तो ये सारी चीजें गांधीवादी सिद्धांत है। तो ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी सिद्धांत, बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किस लिए है? नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? ऑप्शन है आपके पास, नागरिकों के लिए महत्व है, राज्य के लिए महत्व है, समाज के लिए महत्व है या संघ के लिए महत्व है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आप देखते हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं? वो राज्यों के लिए बनाए गए हैं, यानी राज्य के कर्तव्य डिफाइन किए गए हैं संविधान में कि राज्य का ये कर्तव्य है कि वो अपने यहाँ के जो अपने राज्य के लोग हैं उनका पूरी तरह से संरक्षण रखें, सबको इक्वली सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करें। तो अगर हर राज्य इस चीज़ को फॉलो करेगा तो एक तरह से, यानी अगर हर राज्य फॉलो करेगा तो ये पूरे जो है पूरे इंडिया में ये चीज़ फॉलो हो जाएगी। यानी इस तरह से नीति निर्देशक कुछ नीतियाँ बनाई गई हैं राज्य की, कुछ फंडामेंटल, यानी एक तरह से कुछ उनके जो है नीति बनाई गई है राज्यों की कि वो उस चीज़ को फॉलो कराएं, अपने यहाँ पर लागू कराएं। तो नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्यों के लिए है। और हालांकि ये बाध्यकारी नहीं है राज्यों पर और ये वाद योग्य भी नहीं है, तो राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, वाद योग्य नहीं है, लेकिन राज्य की एक नीति है, नीति के तहत इसको फुलफिल कराना चाहिए, कार्य कराना चाहिए। तो राज्य नीति निर्देशक तत्व किसके लिए, किसके महत्व के लिए है? तो राज्यों के लिए। बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों के महत्व को बढ़ावा देने के लिए एक राइटर है MC चांगला। तो MC चांगला क्या कहते हैं? MC चांगला के मत के अनुसार यदि इन सभी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मतलब पूरी तरह से अगर फॉलो कर लिया जाए, पूरी तरह से पालन कर लिया जाए, तो हमारा देश जो है वो पृथ्वी पर स्वर्ग की भांति लगने लगेगा। ये किसका कथन है? ये MC चांगला का कथन है। तो यानी आप समझ सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के बारे में। ये किसके लिए है? राज्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? समान नागरिक संहिता लागू है। तो समान नागरिक संहिता किसमें बात की गई है? जैसा आर्टिकल 44 में है समान सिविल संहिता, तो समान सिविल संहिता ही समान नागरिक संहिता है। तो किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 44 में बात की गई है। तो आर्टिकल जो 44 है समान सिविल संहिता की जो बात करता है, तो यानी यहाँ पर आप देखते हैं कि यानी यहाँ पर जैसे दो पहले कानून थे, हिंदू विवाह अधिनियम और शरीयत कानून। तो आप देखते थे शरीयत कानून में क्या होता था कि 3 बार तलाक बोलने पर पूरी तरह से संबंध विच्छेद हो जाता था और इस पर कोई भी जो न्यायपालिका है कोई भी यानी इसके तहत कोई भी जेल का प्रावधान या कोई भी सजा का प्रावधान नहीं था। जबकि इसी के जस्ट सपोज हिंदू विवाह अधिनियम में जेल और सजा सबका दंड का प्रावधान पूरी तरह से था। तो इस तरह से क्योंकि जब आर्टिकल 44 जो है, आर्टिकल 44 इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आर्टिकल 44 कह रहा है कि समान नागरिक कानून सहायता लागू की जाए पूरे राज्य में। तो ये यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन था कि भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता, तो यानी समान नागरिक संहिता किस आर्टिकल में बात की गई ये पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 44 में है। और किस बेसिस पे देखा जा रहा है? तो आपने देखा कि शरीयत कानून और हिंदू विवाह नियम दोनों की समानता की बात करता है। और आर्टिकल 44 तो कहाँ पर लागू है? अगर कहाँ पर लागू है तो ये गोवा में। तो यानी यहाँ पर 30 का डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 30 का डी ऑप्शन। और इसके ऊपर वाला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था 29 कि नीति निर्देशक तत्वों का महत्व किसके लिए है? राज्यों के लिए है। फिर 31 क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात जो है वो आर्टिकल 45 में की गई है। और कितने? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। यहीं से आपके मैं 4 क्वेश्चन बताती हूँ। कैसे, कौन से 4 क्वेश्चन? तो आपके पास अगर कभी आता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन से? तो 86वें संविधान संशोधन से। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 2002 में हुआ। और फिर उसके बाद 86वें संविधान संशोधन से 3 क्वेश्चन कौन कौन से? जैसे कि कहा जाए मौलिक अधिकारों में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है किस आर्टिकल में समाहित किया गया? तो 21 का आर्टिकल में समाहित किया गया। किस संविधान संशोधन से? 86वें संविधान संशोधन से। कब समाहित किया गया? 2002 में। तो 21 का आर्टिकल हो गया। इसी 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ही 3 आर्टिकल परिवर्तित किए गए। और यहाँ पर आप देखते हैं 45 जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, 45 आर्टिकल 45 की सभी बालकों, यहाँ पर 6 वर्ड जो है 6 वर्ष नहीं लगाता है। यहाँ पर ये आर्टिकल 45 में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यहाँ पर ये बात की गई है कि जो सभी बालक हैं, सभी बालकों को 14 वर्ष तक की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य
शिक्षा प्रदान की जाए। ये है आर्टिकल 45। और इसी तरह से तीसरा जो वर्डिक्ट है, तीसरा है 51 का आर्टिकल। और 51 का में आप क्या जानते हैं, मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया। वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान समय में जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, वो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो भी 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है वो मौलिक कर्तव्य बताता है। नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि यानी जो इस आयु एज वर्ग का कोई बच्चा दिखे आपको कारखानों में काम करता हुआ या कहीं पर भी, तो आप उसे ले जाकर के सरकारी स्कूल में या यहाँ पर दाखिला दिलवा कर आएँ। और तो इस तरह से ये एक तरह से नागरिक कर्तव्य भी बताया गया है। कहाँ पर, किस संविधान संशोधन से ये 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो आपको मैंने यहाँ से 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कराए कि ये 86वां संविधान संशोधन कब हुआ, 2002 में। कौन कौन से आर्टिकल परिवर्तित किए गए, तो 21 का और आर्टिकल 45 नीति निर्देशक सिद्धांत, और ये 21 का मौलिक अधिकार और 51 का मौलिक कर्तव्य, 3 भागों में और 3 जगह चेंजमेंट। ठीक है, तो ये तो हुआ क्वेश्चन इसका एक्सप्लेन पूरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, जैसा कि पहले डिस्कस किया जा चुका है, जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जो है वो न्यायालय में वाद योग्य हैं। मौलिक अधिकारों के हनन होने पर व्यक्ति जो है व्यक्तिगत तौर पे या किसी का जो हित संबंधी व्यक्ति है वो भी यहाँ पर आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है प्रोटेक्शन के लिए। फिर आप देखते हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये बाध्यकारी नहीं है, ये वाद योग्य नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए हैं। और फिर नेक्स्ट आप देखेंगे यानी यहाँ पर 32 नंबर जो क्वेश्चन है, 32 नंबर आप देखें इनके क्वेश्चन, इनके ऑप्शन कैसे डिस्क्राइब किए गए। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं 3rd नंबर जो है, सी ऑप्शन जो है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय है और जबकि मूल अधिकार जो है वो प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार जो है वो प्रवर्तनीय है। तो इस तरह से आप देखते हैं सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन क्या कह रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो एक तरह से आप देखते हैं वो वाद योग्य नहीं है, वो यानी उन पर जो है बंधन नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, और मूल अधिकार जो है वो बाध्यकारी है। तो इस तरह से मूल अधिकार जो है वो प्रवर्तनीय है, यानी लागू कराना उन्हें मस्त है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू कराना मस्त नहीं है, यानी तो ये प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। और यहाँ पर प्रवर्तनीय का अर्थ जो है, प्रवर्तनीय मतलब लागू होता है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लागू नहीं है, यानी नीति निर्देशक सिद्धांत एक तरह से यहाँ पर बाध्यकारी नहीं है, ये सेंस लिया जा रहा है। तो बाध्यकारी नहीं है, जबकि मूल अधिकार जो है वो बाध्यकारी है। नेक्स्ट आप देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। तो इससे पहले आप देख रहे थे जितने भी केसेस थे उनमें से यानी जितने भी आप केसेस देख रहे थे उसमें मूल अधिकारों को प्रायोरिटी दी जा रही थी। चाहे आपने देखा चंपकम दोराईराजन केस देखा, केशवानंद भारती बनाम केस देखा, तो वहाँ पर क्या हो रहा, वहाँ पर मूल अधिकारों को प्रायोरिटी दी जा रही थी। लेकिन बड़ा चेंजमेंट 42वें संविधान संशोधन, और इस दौरान आपने देखा कि 42वें संविधान संशोधन में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनको मौलिक अधिकारों के अपेक्षा ज़्यादा वरीयता दी गई है, ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है। और क्या कहा गया है, ये कहा गया है नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कि अगर नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं या उससे नीति निर्देशक सिद्धांतों से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा, तो फिर भी तब भी जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो अवैध घोषित नहीं किए जाएंगे न्यायालय द्वारा। किस आर्टिकल में, किस संविधान संशोधन के माध्यम से, 42वें संविधान संशोधन। कब हुआ 42वां संविधान संशोधन, 1976 में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य। तो कल्याणकारी राज्य की बात कहाँ पर की गई है, लोक कल्याणकारी राज्य की अभिवृद्धि। तो आप देखेंगे किस आर्टिकल में कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, तो आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर 36, 38, 49 और 51। तो आर्टिकल जो 38 है, आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है, राज्य जो है वो सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करेगा। तो लोक कल्याण की बात कहा की गई है, तो लोक कल्याण की बात जो है यानी एक तरह से एक लाइन में कहा जाए तो राज्य जो है, राज्य लोक कल्याणकारी राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए
की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था जो है, सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये किस आर्टिकल में बात कही गई है? ये आर्टिकल 38 में बात कही गई है। इस बेसिस पे बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस आर्टिकल में है? तो समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता देने की बात कही गई है किस आर्टिकल में? तो इसी आर्टिकल 39 जो है 39 का में 39 का जो है वो आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल 39 का है समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता की बात कही गई 39 का में। और 39 किसके बारे में था? स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39। और 39 का जो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात आर्टिकल 39 का में कही गई है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 36 नंबर, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का दिशा निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी सिद्धांत किस आर्टिकल में? तो किस आर्टिकल में इसकी बात की गई है? तो आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 किसके बारे में है? तो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। तो इस तरह से यानी आपने देखा 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जिनमें से 36 जो है वो 36 में राज्य की नीति निर्देशक यानी राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में है। और आर्टिकल 36 में जो राज्य की परिभाषा है वो सेम आर्टिकल 12 में जो राज्य की परिभाषा है वो सेम, दोनों एक ही फीचर कि राज्य के अंतर्गत कौन आएगा। तो राज्य की परिभाषा यानी राज्य किसे कहेंगे? तो राज्य के अंतर्गत कौन आएगा? ये राष्ट्रपति हो गए, यानी वर्तमान में किसी का भी नाम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो आपसे पूछा जाए क्या ये राज्य हैं? तो हाँ ये राज्य है। तो राज्य की परिभाषा में जिस आपने देखा जो आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 सेम राज्य की परिभाषा डिफाइन करता है। फिर 37 में जो है यानी इस भाग में यानी जो 36 से 51 आर्टिकल है इस भाग में जो भी अंतर्विध सत्य है उनको लागू करने की बात जो है वो आर्टिकल 37 में कर दी जाती है। और आर्टिकल 38 में किसकी बात की जाती है? आर्टिकल 38 में। तो आर्टिकल 38 में आपने देखा राज्य जो है वो सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा, आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करने का कार्य करेगा। एक तरह से लोक कल्याण की अभिवृद्धि की बात आर्टिकल 38 में कही गई है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर यानी ये तो थे आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट। तो यानी भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है वो राज्य के ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है? तो 38 के बाद 39 में आपने देखा स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन, और बच्चों 39 का में देखा समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधि सहायता। उसके बाद 39 के बाद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। और 41 में क्या है? 41 में जो राज्य है, राज्य निम्नलिखित दशाओं में सहायता उपलब्ध कराएगा, जैसे शिक्षा हो गया, बेरोजगार हो गया, बुढ़ापा हो गया, अशक्तता हो गया और अन्य अभाव जैसी चीज़ें। तो आर्टिकल 41 में बात की गई। तो यहाँ पर अगर मैं सारे आर्टिकल को डिस्कस कर दूं तो आर्टिकल 32 किसके बारे में? तो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 में आप देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार की रिटें जो जाहिर कर रहा है वो 5 प्रकार की रिटें इसी आर्टिकल 32 के थ्रू जाहिर कर रहा है। यानी आर्टिकल 32 के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट है ये 5 प्रकार की रिटें जो है वो जारी कर रहा है। आर्टिकल 40 किसके बारे में है? ग्राम पंचायतों के गठन। आर्टिकल 48 किसके बारे में है? तो आर्टिकल 48 जो है कृषि और पशुपालन संगठन हो गया। तो आर्टिकल 48 यानी जो आपने देखा गाय, बछड़ा, अन्य दुधारू भैंसें उनके वध पर रोक लगाने की बात। तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 48। और आर्टिकल 48 में ही एक सब पार्ट आर्टिकल 48A भी है, तो जिसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की जाती है। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की, वन्य जीवों के संरक्षण की बात आर्टिकल 48A में की जाती है। फिर उसके बाद आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की। जबकि आर्टिकल 50 जो है आर्टिकल 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समान नागरिकों के लिए यानी भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। तो सिविल सहायता की जहाँ पर बात आ जाए एक समान सिविल सहायता आर्टिकल 44, जहाँ पर हिंदू विवाह अधिनियम और शरीयत कानून दोनों को बराबर रखने की बात, समान सिविल सहायता उपलब्ध कराने की बात की जा रही है आर्टिकल 44 में। ठीक है, आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 45 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। तो ये आर्टिकल 45। आर्टिकल 48 का, तो आर्टिकल 48 का क्या है? पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की बात, वन्य और वन्य जीवों की रक्षा की जानी चाहिए। ये आर्टिकल 48 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन है संविधान के 38 नंबर क्वेश्चन क्या है?
संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल में है? तो अभी मैंने डिस्कस कर दिया, आर्टिकल 50 जो है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। और उसके बाद 45-14 वर्ष के कम बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। आर्टिकल 46 जो है, आर्टिकल 46 किसके बारे में है? तो SC ST और जो अन्य दुर्बल वर्ग हैं उनके शोषण और अन्याय से सुरक्षा प्रदान करने की बात आर्टिकल 46 में। और आर्टिकल 58 जो है बेसिकली ये अगला भाग यानी भाग 5 में चला गया, और भाग 5 जो संघ को रिप्रेजेंट करता है, राष्ट्रपति से संबंधित है, ये आर्टिकल 58 हो गया। तो आर्टिकल 58 में एक तरह से जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में आर्टिकल 58 जो है वो योग्यताएं जो हैं, तो आर्टिकल 58 राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं आर्टिकल 58 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 51। ठीक है। आर्टिकल 52 में तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52 में है। और ये संघ जो भाग 5 है वो संघ के अंतर्गत आ रहा है। 52 से 151 वो भाग 5 में आता है। ठीक है। तो 52 में भारत का राष्ट्रपति है। आर्टिकल 54 में जो है, आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, और 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन है। 51 किसके बारे में? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के बारे में। और आर्टिकल 48, तो आर्टिकल 48 डिस्कस कर दिया गया कि गाय, बछड़ा और अन्य दुधारू पशु हैं उनकी वध पर रोक लगाने की बात है, आर्टिकल 48। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात, तो बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्ग को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? तो अन्य दुर्बल वर्ग के हितों का संरक्षण किस आर्टिकल में बात की गई? तो आर्टिकल 46। SC ST और अन्य दुर्बल वर्ग के हितों के संरक्षण की बात की गई है आर्टिकल 46 में। तो 40 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 40 का बी ऑप्शन। और इन क्वेश्चन को मैंने इन आर्टिकल को डिस्कस कर दिया। 45 में 14 वर्ष के कम बालकों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध किया जाए, अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। आर्टिकल 48 जो है वो गाय, बछड़ा, दुधारू पशु के वध पर रोक लगाने की बात। आर्टिकल 47 जो है, तो आर्टिकल 47 मादक पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के बाद आर्टिकल 47 में की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 40 के बाद 41 क्वेश्चन। तो आर्टिकल 41 क्वेश्चन नंबर है, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो आपके पास ऑप्शन है आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 किस चीज़ की बात करता है? तो आर्टिकल 18 किस चीज़ की बात करता है? उपाधियों के अंत की बात करता है। और ये तो एक फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। और आर्टिकल 21 ये भी मूल अधिकार है। आर्टिकल 21 क्या करता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात की जाती है आर्टिकल 21 में। फिर नेक्स्ट है ऑप्शन आपके पास आर्टिकल 41। तो आर्टिकल 41 किसकी बात करता है? तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आर्टिकल 41 में है। और आर्टिकल 46 जो है SC ST और अन्य दुर्बल वर्ग के हितों के संरक्षण की बात की गई है। तो यहाँ पर था काम करने का अधिकार, यानी आर्टिकल 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। यानी यहाँ पर क्वेश्चन था 41 और ऑप्शन भी इसका आर्टिकल 41 सही है, यानी सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको मिलान करना है, तो अगर आपको आर्टिकल पता है तभी आप मिलान कर सकते हैं। तो आर्टिकल 40 क्या है? आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन को रिप्रेजेंट करता है, यानी आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 41 क्या है? तो आर्टिकल 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो 41 का सेकंड हो गया। फिर आर्टिकल 44 समान सिविल सहायता या समान नागरिक सहायता, जैसा कि मैंने डिस्क्राइब कर दिया, हिंदू विवाह अधिनियम और शरीयत कानून। आर्टिकल 48 किसकी बात करता है? आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन संगठन की बात करता है, आर्टिकल 48। और 48 का पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव के संरक्षण की बात करता है, आर्टिकल 48 का। तो यहाँ पर यानी सामने सामने सारे मैच हैं, 1 2 3 4, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 43 नंबर
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? तो कौन सा शामिल है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में? तो फर्स्ट ऑप्शन है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध। तो ये आपको इसको इस सेंटेंस को पढ़ने से पता चल रहा होगा कि ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात कर रहा है। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध की बात की गई, मौलिक अधिकारों में हमने देखा था ये। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम पर प्रतिषेध जो है आर्टिकल 23 की बात कर रहा है, और आर्टिकल 23 जो है वो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर नीति निर्देशक तत्वों में शामिल करने की बात पूछा जा रहा था। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्या है? मादक पेय और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो औषधि हैं उनके प्रयोजन पर निषेध लगाया गया, तो यानी उनके प्रयोजन को मना किया गया है। और मादक पदार्थों के उपभोग पर प्रतिबंध लगाने की बात किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 47 में है नीति निर्देशक सिद्धांत। यानी तो राइट कौन सा हो जाता है? केवल दो, यानी दूसरा आपने देखा तो 43 का बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। तो आपने देखा उपबंध है किस आर्टिकल में? आर्टिकल 38 में ये बात कही गई थी कि जो आर्टिकल 38 के बाद आर्टिकल 39 में ये बात कही गई थी। आर्टिकल 39 में क्या कहा गया था? आर्टिकल 39 में कहा गया था कि स्त्री और पुरुष को समान माना जाए, उनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। और 39A में कहा गया था, 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। जबकि आर्टिकल 38 जो है, आर्टिकल 38 राज्य को ये कर्तव्य देता है कि राज्य सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करे और आय, प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की असमानता को समाप्त करे। ये आर्टिकल 38 में। तो स्त्री पुरुष की स्पेसिफिक बात कि समान कार्य के लिए समान वेतन, तो किसमें है? आर्टिकल 39 में है। तो यहाँ पर आप देखें उपबंध नहीं किया गया, इसलिए ये गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पर भी आप संविधान में देखते हैं कि पिछड़े वर्ग को संरक्षण देने की बात कही गई, लेकिन पिछड़े वर्ग में कौन कौन लोग समाहित हैं? तो ये नहीं कहीं पर डिस्क्राइब किया गया है कि पिछड़े वर्ग में कौन कौन लोग समाहित हैं। यानी आप देखोगे कि भारत के संविधान में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। तो इस बेसिस पे 44 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाता है? तो दो ऑप्शन, दूसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। तो यानी 44 का केवल दो, बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या शामिल नहीं है? तो आपने देखा समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39, और मदिरा निषेध है, मद्य निषेध है, आर्टिकल 47, और काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार जो है वो भी है, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो है सामाजिक व्यवस्था, आर्टिकल 38 में है, और काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 में है, और ये है सूचना का अधिकार। और सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो ये है सूचना का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, ये सब जो है फंडामेंटल राइट में आता है। और इस तरह से नीति निर्देशक सिद्धांतों में ये शामिल नहीं है सूचना का अधिकार। डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या नहीं जोड़ा गया? तो यहाँ पर आप देखेंगे शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, समान नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि आप आर्टिकल जो है 36 से 51 में आप शोषण से युवाओं और बच्चों की सुरक्षा भी पढ़ते हैं। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की भी बात की गई है। फिर आप देखते हैं समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता 39 का में आपने देख लिया, शोषण से युवाओं और बच्चों की सुरक्षा की बात, और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है। लेकिन आचार संहिता की नहीं बात की गई है, जबकि सिविल सहायता की बात की गई है। आर्टिकल 44 किसकी बात करता है? तो आर्टिकल 44 जो है वो समान नागरिक कानून सहायता की बात करता है, समान सिविल सहायता की बात करता है, यानी हिंदू विवाह अधिनियम और शरीयत कानून की समानता की बात करता है। तो इसमें आर्टिकल 44 में, जबकि समान आचार संहिता की बात जो है वो नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं कही गई है। और ये क्वेश्चन नंबर है आपके पास 46, तो 46 का सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोक कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है? तो भारत में लोक कल्याणकारी राज्य होने का विचार किसमें पाया जाता है? तो नीति निर्देशक तत्वों में। सी ऑप्शन राइट हो जाता है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन,
कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और आपके पास ऑप्शन है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता सुनिश्चित करना, बात की गई है, ठीक है। किस में बात की गई है? आर्टिकल 44 में बात की गई है समान सिविल सहायता की। फिर सेकंड ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 गांधीवादी सिद्धांत, ठीक है, तो आर्टिकल 40 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग भी गांधीवादी सिद्धांत से रिलेटेड है। नेक्स्ट ऑप्शन है सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, तो सभी कर्मकारों के लिए समान और निःशुल्क, तो यहाँ पर विचार करना था आपको ऑप्शन से अकॉर्डिंग। पर आप यहाँ पर आपसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में गांधीवादी सिद्धांत पूछा गया, तो गांधीवादी यानी ग्राम पंचायतों का गठन, कुटीर क्षेत्र, सहकारी समितियां, अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में, और मादक पदार्थों का सेवन ना करने के बारे में, गाय बछड़ा दुधारू पशु का जो है उनके बलि पर रोक, ये सारे गांधीवादी सिद्धांत हैं। तो यहाँ पर दूसरा और तीसरा जो है वो गांधीवादी सिद्धांत को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये क्वेश्चन नंबर है 48, तो 48 का बी ऑप्शन राइट हो जाता है, केवल दूसरा और तीसरा। यहाँ पर जबकि पहला जो है समान सिविल सहायता की जो बात करता है वो उदार बौद्धिक सिद्धांत आर्टिकल 44 उदार बौद्धिक सिद्धांत में आ जाता है, समान सिविल सहायता की बात करता है। तो यहाँ पर गांधीवादी सिद्धांत मार्कआउट करना था, तो दूसरा और तीसरा, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन, शराबबंदी संविधान के किस धारा में निर्देशित है? शराबबंदी जो है यानी शराबबंदी यानी मादक पदार्थों के सेवन पर प्रतिषेध किस आर्टिकल में लगाया गया? आर्टिकल 47 में, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाता है। 49 का ए ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? यानी अब यहाँ पर बात की जा रही है मौलिक कर्तव्यों की, और मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 का में है। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4 का में है। और 4 का के तहत कौन सा आर्टिकल है? तो 51 का आर्टिकल में। और मौलिक कर्तव्यों की बात की गई, इसके तहत कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को समाहित किया गया था, जबकि वर्तमान समय में 11वां मौलिक कर्तव्य है। और अभी मैंने डिस्कस किया कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से ऐड किया गया था। और आपने देखा कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है वो 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, और ये एक कर्तव्य बना दिया गया 11वां मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पर जब मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है तो इसके बारे में विचार करते हुए कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो इसमें अगर डिस्कस किया जाए कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो मूल संविधान में शामिल नहीं थे। मौलिक कर्तव्य जो हैं, अगर यहीं से एक क्वेश्चन बन जाता है क्या मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का हिस्सा है? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे। जहां पर भी आपको सब पार्ट दिख जाए, क्योंकि ये आप देख रहे हैं भाग 4 का में है और 51 का आर्टिकल है, जहां पे भी आपको सब पार्ट यानी का, खा ये पार्ट दिख जाए, तो यानी ये सारी चीजें जो है वो बाद में ऐड की हुई होती हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि भाग 4 का जो है वो भाग 4 किस संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी अगर ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे मौलिक कर्तव्य, तो यानी ये जब बाद में जोड़े गए तो ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए? सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, तो ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए? तो मूल कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन। अब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ, 1976 में हुआ। इस समय क्या कंडीशन थी भारत की? तो इस समय आपातकाल की कंडीशन थी, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। और आप जानते हैं 1976 यानी यहाँ पर मेजर चेंजमेंट और यहाँ पर मौलिक कर्तव्यों को भी इसी दौरान शामिल किया जाता है। और इस समय इंदिरा गांधी की सरकार और उन पर कोर्ट केस चल रहा होता है, और इंदिरा गांधी जो है यानी यहाँ पर कोर्ट केस चलने के थ्रू क्या हो जाता है कि जो इंदिरा जी हैं, इंदिरा जी कुछ ऐसे यानी इस समय लोग जो हैं उनके अगेंस्ट होते, पूरी तरह से सरकार के खिलाफ होते, और इस दौरान जो है यानी ये मेजर चेंजमेंट किया जाता है 42वें संविधान संशोधन के थ्रू संविधान में। और नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य डिफाइन कर दिए जाते हैं कि नागरिक जो हैं उनके भी अपने कुछ कर्तव्य हैं कि वो सरकार के कार्यों में सहयोग दें, उनकी नीतियों में उनको फॉलो कराने में सहयोग दें, वो कुछ भी यानी ऐसे दंगे भड़काने वाला कोई कार्य ना करें, कुछ उनके भी यानी जो सरकारी संपत्तियां हैं उनका संरक्षण रखें। इस तरह की कुछ मौलिक कर्तव्य डिफाइन किए गए। और ये जो है यानी मौलिक कर्तव्य की बात आई कहाँ से थी, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे
यानी आपने ये देख लिया कि मौलिक कर्तव्य जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। अब ये किसी ना किसी ने इसको पहले रिकमेंड किया होगा, किसी ने सिफारिश की होगी, तब तो मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए होंगे। तो ये जो मौलिक कर्तव्य हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, उनकी संस्तुति के आधार पर इनको मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन में। तो कौन सी जो है समिति है, किसकी संस्तुति के आधार पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह समिति। तो आप जो ये टाइम पीरियड देख रहे हैं 1976 में, यानी 1976 में ये जब जोड़े गए आपातकाल के दौरान, तो 1975 से 77 ये जो टाइम पीरियड है इसको डार्केस्ट पीरियड कहा जाता है। ये जो 2 साल थे वो इंडिया के डार्केस्ट पीरियड कहे जाते हैं। और इस समय सरकार ने अपने पावर का एक तरह से पूरा यूज़ कर लिया था और मेजर चेंजमेंट कर दिए इन्होंने संविधान में, और संविधान में बड़े परिवर्तन किए गए। और इनमें से एक बड़ा परिवर्तन था ये मौलिक कर्तव्य, और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में ऐड किए गए। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, किस देश से लिए गए, किस देश की विचारधारा से लिए गए। तो मौलिक कर्तव्य जो है यूएसएसआर से लिए गए, पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए गए। तो यूएसएसआर, अब ये यूएसएसआर जो है ये 15 देशों का एक संगठन था, और 15 देशों का संगठन अभी वर्तमान में ये विभाजित है। और इन 15 देशों में से 5 देश जो है, 5 देश वो एशिया कॉन्टिनेंट में आ चुके हैं, और 10 देश जो है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में चले गए। तो जो एशिया में है उसमें आप देखते हैं रूस, जो रूस है, वो जो रूस का डिवाइडेशन है, रूस जो है वो 2 कॉन्टिनेंट में इसका विस्तार है, एशिया और यूरोप दोनों कॉन्टिनेंट में इसका विस्तार है। तो रूस की जो राजधानी मॉस्को है वो यूरोप कॉन्टिनेंट में पड़ती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि रूस मौलिक कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया, तो पूर्व सोवियत संघ रूस से, यूएसएसआर से लिया गया। अगर आपके पास यहाँ पर ऑप्शन यूएसएसआर ना होता और रूस होता तो अब आप तब आप रूस लगाते हैं यहाँ पर। तो इस बेसिस पे यहाँ पर डी ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों की मौलिक कर्तव्य को 1976 में शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो किसने शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो स्वर्ण सिंह समिति। अब स्वर्ण सिंह समिति के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो 1976 और 1976 में कांग्रेस पार्टी ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया, और इसे क्या हुआ, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, कब राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77 के दौरान कुछ मूल कर्तव्य जो थे, मूल कर्तव्य जो है उनकी आवश्यकता महसूस हुई कि कुछ मौलिक कर्तव्य शामिल किए जाएं, लोगों को कुछ उनके फंडामेंटल ड्यूटीज समझाई जाए। तो उन फंडामेंटल ड्यूटीज में से यानी इनके बारे में एक समिति गठित की गई। तो इस समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्यों को एक अलग से पाठ बना दिया जाए, एक अलग पाठ, यानी इस समिति ने रिकमेंड किया कि जो भारतीय संविधान है, संविधान में मौलिक कर्तव्य है उनको एक अलग पाठ दे दिया जाए, अलग से समाहित किया जाए। और इसमें बताया गया, इसमें इस समिति के अकॉर्डिंग बताया गया कि जो नागरिक हैं, नागरिकों के जो अधिकार हैं, तो नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के अलावा अपने कुछ कर्तव्य हैं उन्हें भी निभाना आना चाहिए। यानी नागरिक अगर अधिकारों का उपभोग कर रहे हैं तो उनके कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, उनको भी फॉलो करना चाहिए। और केंद्र में कांग्रेस सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार किया और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन्हें लागू किया गया। और जो भाग 4 का था इसे एक नए भाग यानी भाग 4 में जोड़ा गया, 4 का में, और एक अनुच्छेद के तहत 51 का आर्टिकल के तहत इसको लिखा गया। और पहली बार इसमें जब स्वर्ण सिंह समिति ने रिकमेंड किया, और इसमें देखते हैं मूल संविधान में 10 जो है मौलिक कर्तव्य डिफाइन किए गए थे। तो यानी यहाँ पर नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और जो सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने क्या घोषणा की कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्यों को ना जोड़ा जाना, एक तरह से उन्होंने कहा, एक तरह से ऐतिहासिक भूल थी कि इसे मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया, इसकी बहुत ज़रूरत थी। यानी यहाँ पर इन्होंने दावा किया कि जो काम संविधान निर्माता नहीं कर पाए उसे अब इन्होंने किया, यानी कांग्रेस सरकार ने कहा। और कांग्रेस सरकार, ये जो स्वर्ण सिंह समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति ने मूलतः 8, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो स्वर्ण सिंह समिति थी इसने कितने मौलिक कर्तव्य जो है बताए थे कि मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने चाहिए, कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था। तो इसने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया था। लेकिन जो 42वां संविधान संशोधन हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जो स्वर्ण सिंह है इसने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने का सुझाव दिया, तो 8। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, तो 10। और वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11। और 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। आई थिंक आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई। आइए डिस्कस करते हैं। कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्य 1976 को शामिल करने की अनुशंसा की, तो स्वर्ण सिंह समिति हो गया, डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मौलिक कर्तव्यों को अंतः स्थापित किया गया, तो किस वर्ष, यानी 1976 42वां संविधान संशोधन जिसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं 3 का, बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों को किससे निर्धारित किया गया, किस संविधान संशोधन के माध्यम से, तो अभी आपने देखा 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य एक अलग भाग में इसे स्थान दिया गया संविधान में, भाग 4 का में, और आर्टिकल है 51 का आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। 10 आचार आदर्शों को एक तरह से मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है। 10 आचार आदर्श यानी यहाँ पर आप देखते हैं 10 मौलिक कर्तव्य का ही समावेश किया जाता है और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किया जाता है। और इस बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। और कहाँ से लिए गए मौलिक कर्तव्य, पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, पूर्व सोवियत संघ से के संविधान से लिए गए हैं। और बाद में आप देखते हैं जापान के बाद भारत ऐसा दूसरा प्रजातांत्रिक देश बनता है जिसके संविधान में मौलिक कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यानी एक जापान है जिसमें मौलिक कर्तव्य लिखे गए हैं जिसके संविधान में, और उसके बाद जापान के बाद भारत जो है, भारत ऐसा दूसरा देश बनता है जिसके एक ऐसा दूसरा प्रजातांत्रिक देश बनता है जिसके संविधान में जो है वो मौलिक कर्तव्यों को डिफाइन किया गया है, लिखा गया है। और इस तरह से आप देखते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य की महत्ता। और 10 आचार संहिता को किस नाम से जाना जाता है, तो मौलिक कर्तव्य, बी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य जो हैं वो निश्चित किए गए। तो आप यहाँ पे बेसिकली समझ जाएंगे कि कहीं अगर भूल से भी मौलिक कर्तव्य यहाँ पर, क्योंकि बात किसकी की जा रही है, मौलिक कर्तव्य की ही बात की जा रही है, तो आपका माइंड मेकअप यहाँ मौलिक कर्तव्य ही रहेगा। ठीक है, तो यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए, तो कितने फंडामेंटल ड्यूटीज, कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तो 10। अगर आता स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार कितने मौलिक कर्तव्य जो बताए गए, तो 8। वर्तमान में कितने हैं, तो 11, तब सी ऑप्शन होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है इंदिरा गांधी की टाइम पीरियड पे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किए गए, डी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है, तो मूल कर्तव्यों को किस भाग में जोड़ा गया, किस अध्याय में, तो भाग 4 का में जोड़ा गया है। और मूल कर्तव्य बेसिकली अगर हम लोग इनकी बात कर रहे हैं तो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं, तो आप देखते हैं मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करे, व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य बन जाता है कि वो संविधान, सबसे पहले संविधान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले माइंड मेकअप करें आप कि मौलिक कर्तव्य में क्या क्या आएगा, कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्श संस्थाएं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, इनका, क्योंकि ये इनकी संस्था है, संविधान की संस्था है राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, और आदर्श है, संस्था है एक तरह से राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, तो इनका सम्मान करें, इनका आदर करें। ये पहला पॉइंट हो गया कि संविधान का पालन करें, उनके आदर्श संस्थाओं का पालन करें। दूसरा पॉइंट क्या हो जाता है मौलिक कर्तव्य में, कि स्वतंत्रता के लिए जितने हमारे नायक हैं, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें, अपने हृदय में संजोए रखें, उच्च आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें। ये उसके बाद और कौन सा मौलिक कर्तव्य, हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटी है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। फिर उसके बाद और कौन सा पॉइंट है, मौलिक कर्तव्य क्या है कि हम देश की रक्षा करें,
देश की रक्षा करें और कभी भी आह्वान किया जाए तो राष्ट्र की सेवा करें, देश की रक्षा करें, राष्ट्र की सेवा करें। और नेक्स्ट फीचर जो देखा जाए तो नेक्स्ट फीचर जैसे भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग के आधार पर भेदभाव ना करें, ऐसी प्रथाओं को त्याग दें जिनमें स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। और कौन सी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि सामाजिक संस्कृति जो है, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसको संरक्षित रखने का प्रयास करें। हमारी जो संपदाएं हैं, जो प्राकृतिक पर्यावरण है, वन, झील, नदी, वन्यजीव, उनकी रक्षा करें, उनको बढ़ाएं, प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करें। और कौन सा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जैसे सार्वजनिक जो सार्वजनिक संपत्ति हैं उनको संरक्षित रखें। सार्वजनिक संपत्ति में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि सरकारी जो भी चीज़ें बनी होती हैं वो सार्वजनिक संपत्ति में है। अब सार्वजनिक संपत्ति जैसे एम्बुलेंस हो गई, ये भी सार्वजनिक संपत्ति है। जो फायर गाड़ी हो गई, या आप देखते हैं जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, ये सब क्या है, ये सार्वजनिक संपत्ति है। तो सार्वजनिक संपत्ति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। और जैसे व्यक्तिगत और सामूहिक जो गतिविधियां हैं, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। राष्ट्र को निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करें। तो ये हमारे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी जैसे 11वां जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं, और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। तो इस तरह से ये हमने मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, तो आपने एक थीम, एक कॉन्सेप्ट देखा कि राष्ट्र के संरक्षण की बात की जा रही है, देश की अछूता अखंडता की बात की जा रही है, संप्रभुता की बात की जा रही है, सभी लोगों में समरसता, भाईचारे की बात की जा रही है, गौरवशाली परंपरा संस्कृति के संरक्षण की बात की जा रही है, और जो मानव का जो दृष्टिकोण है, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना की विकास की जा रही है, और सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण की बात की जा रही है। और इसी तरह से जैसे धर्म, भाषा, भेदभाव के आधार पर भेद ना करें, और संविधान का पालन करें, आदर्श और संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर्श करें, सम्मान करें। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये मौलिक कर्तव्य हैं। और 11 मौलिक कर्तव्य में वर्तमान समय में भाग 4 का में इन्हें जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई? तो कौन सा भाग है? तो भाग 4, इसी का सब पार्ट बनाया गया भाग 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? तो आर्टिकल 51 का, भाग है 4 का, आर्टिकल है 51 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11। और मूल संविधान में 10। स्वर्ण सिंह समिति के अनुसार कितने मौलिक कर्तव्य जो है रिकमेंड किए गए, सुझाए गए? तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। ए ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था, प्रयोजन क्या था? तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन है, मौलिक अधिकारों के दुरुपयोग पर रोक, मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट थे उनके दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए, मौलिक अधिकारों को और अधिक सबल बनाने के लिए, विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कार्यपालिका की बढ़ती शक्ति को नियंत्रण में रखना। तो क्या उद्देश्य था, किस बेसिस पे, किस लिए मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? और 42वें संविधान संशोधन 1976 के था। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि उस समय यानी कंडीशन क्या है कि सरकार की मंशा थी कि अगर जो नागरिक हैं इनको अगर मौलिक अधिकार प्रदान किए गए तो इनके कुछ अपने उत्तरदायित्व है राज्य के प्रति, इनके कुछ अपने उत्तरदायित्व, अपने कुछ कर्तव्य हैं, इनको निभाना चाहिए, सरकार के कामों में सहयोग देना चाहिए, और ये जो सार्वजनिक संपत्ति है इनको संरक्षित रखें, बढ़ावा दें इन चीज़ों को। तो इस तरह से सरकार की मंशा पर आप देखते हैं स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई। तो यहाँ पर क्या है, मौलिक कर्तव्य जो है वो इनको शामिल करने का क्या उद्देश्य था? इनको शामिल करने का यही उद्देश्य था कि जो विनाशक गतिविधियाँ हैं, विनाशक और असंवैधानिक यानी संविधान के प्रतिकूल असंवैधानिक जो गतियाँ हैं
उनको नियंत्रित किया जाए। और इस यानी उनको नियंत्रित करने के लिए कुछ ना कुछ अलग से एक पाठ समाहित कर दिया जाए संविधान में, तो भाग 4 का समाहित कर दिया गया और अलग से पाठ समाहित करके यानी इसको इंडिकेट किया गया कि कुछ जो मौलिक कर्तव्य हैं लोग इनको फॉलो करते हुए चलें। तो 13 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन है संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं। तो मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, तो आप देखते हैं यानी ऑप्शन देखिए आप कैसे ड्राइव किए गए हैं कि सभी नागरिकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, केवल गैर नागरिकों के लिए, या फिर केवल केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए। जो मौलिक कर्तव्य हैं, तो मौलिक कर्तव्य किसके लिए बेसिकली बनाए गए, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा कि सभी नागरिकों के लिए। तो सभी नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य हैं, यानी भारत में रहने वाले जो भी नागरिक हैं या जितने भी सभी नागरिक हैं, और सभी नागरिकों में आप देखते हैं कि जैसे कि विदेशी नागरिक भी आ जाते हैं, तो जो जितने भारत में रहने वाले हैं, तो सभी नागरिकों के लिए जो है प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य बनाया गया है कि वो संविधान का पालन करें। और आपने जो मूलभूत अभी मैंने बताया डिस्क्राइब किए कि भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता की बात, उनको संरक्षण की बात रखें, तो इस तरह से ये सभी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को, यानी मौलिक कर्तव्य अगर नहीं माने जाएंगे, क्वेश्चन है आपसे भी कि अगर मौलिक कर्तव्य ना फॉलो किए जाएं तो क्या आपको न्यायालय में पेश किया जा सकता है, क्या आपको इसके खिलाफ कोई दंड का प्रावधान किया जा सकता है। तो ये है कि जो मौलिक कर्तव्य हैं, वो मौलिक कर्तव्य जो हैं वो बाध्यकारी नहीं है एक तरह से, लेकिन हाँ आपका एक मौलिक कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी बन जाती है कि आप जिस देश के नागरिक हैं उस देश में यानी आपकी कुछ ड्यूटीज़ बनाई गई उनको आप फॉलो करें। तो ये एक तरह से जो है ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन इसके तहत कुछ प्रावधान है कि अगर आप यानी यहाँ पर बात की गई है कि जैसे सार्वजनिक संपत्ति को संरक्षित रखने की बात कही गई है, यानी मौलिक कर्तव्य में बात की गई है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें, संरक्षण करें। और अब अगर आप किसी फायर गाड़ी में जाकर के आग लगा दें या कहीं भी कुछ भी जो सरकारी संपत्ति है उसको जला दे, आग लगा दे, या कहीं से भी यानी अगर हिंसा भड़काने का कोई भी काम हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखते हैं ये आप इससे सार्वजनिक संपत्ति क्षत विक्षत हो रही। अब जब सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा नहीं हो रही है तो अब आप सोचेंगे कि ये हमारा मौलिक कर्तव्य तो था, यानी लेकिन मौलिक कर्तव्य फॉलो ना करने पर आपको न्यायालय नहीं पेश किया जा सकता, या ये बाध्यकारी नहीं है, ये आपका एक तरह से केवल कर्तव्य है। लेकिन अगर इसके थ्रू कुछ प्रावधान बना दिए गए, इसके थ्रू कैसे, आईपीसी धारा हो गई, आईपीसी, सीआरपीसी धाराएं हो गई, क्रिमिनल पैनल कोड, इंडियन पीनल कोड, तो ये जो धाराएं बना दी गई इसके थ्रू अगर आप यानी इंडियन पीनल कोड या सीआरपीसी, तो इसके थ्रू अगर आप कोई सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाते हैं या लोगों को कोई नुकसान पहुंचाते हैं, किसी का कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, तो इस तरह से ये धाराएं बनाई गई हैं। और अगर आप इनका फॉलो नहीं करते हैं, यानी संविधान के मूल कर्तव्यों को फॉलो नहीं करते हैं और कुछ ऐसा उसके अगेंस्ट कोई कार्य करते हैं, तो इन धाराओं के खिलाफ, इन धाराओं के तहत आपको सजा दी जाती है। यानी यहाँ पर नाम किसका लिया जाएगा, इन धाराओं के तहत आपको सजा दी जाएगी। और कितने साल की सजा का प्रावधान, तो ये सारी इन धाराओं के तहत किया जाता है। तो एक तरह से ये धाराएं जो हैं ये किसको प्रोटेक्ट करने का कार्य कर रही हैं, ये एक तरह से जो मौलिक कर्तव्य हैं, मौलिक कर्तव्य के लिए एक तरह से ये हथियार बनाए गए हैं कि अगर मौलिक कर्तव्य फॉलो नहीं करते हैं और इसके अगेंस्ट कोई कार्य करते हैं तो उसको इन धाराओं के तहत सजा का प्रावधान दिया गया। तो यहाँ पर क्या है, मौलिक कर्तव्य की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है, दंड देने की व्यवस्था नहीं है, कुछ विशेष मामलों में दंड देने की व्यवस्था है, या फिर अधिनियम बनाकर दंड देने की व्यवस्था है। तो अब आप कौन सा ऑप्शन राइट करेंगे, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देखेंगे यानी पूरी तरह से यहाँ पर मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही है, ना कि सीआरपीसी और आईपीसी की कहीं पर भी कोई बात नहीं की जा रही। तो ये जो मौलिक कर्तव्य की अवहेलना कर देने पर दंड देने की व्यवस्था नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, ये मौलिक कर्तव्य है। और यहाँ पर क्योंकि ये भी बात नहीं कही गई है कि अगर आप कोई अपराध करते हैं तब आप दंड, क्योंकि अपराध करते हैं तो आप सीआरपीसी आईपीसी के थ्रू आ जाना है, लेकिन यहाँ पर है मौलिक कर्तव्य नहीं मान रहे। अगर मौलिक कर्तव्य में ये भी तो बातें हैं कि आप संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर ये भी है कि जैसे राष्ट्रगान है, आप उनके सम्मान में खड़े नहीं हो रहे हैं राष्ट्रगान के समय, या राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर कोई टोकेगा नहीं आकर के, लेकिन आपका कुछ ड्यूटी है, कुछ ड्यूटीज़ हो जाती हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए। तो इस तरह से इसके लिए दंड की कोई व्यवस्था नहीं है, यानी दंड देने की व्यवस्था नहीं, इस बेसिस पे यहाँ पर बी ऑप्शन राइट किया जाता है।
और मैंने बताया कि डी ऑप्शन क्यों नहीं राइट किया जाएगा, जबकि बी ऑप्शन इस बेसिस पे राइट किया जा रहा है, क्योंकि डी तब होता जब यहाँ पर कोई आपराधिक कोई ऐसा जो है वर्डिक्ट डाली जाती है अपराधी की, या कि किसी ने कोई अपराध किया, तब वो धाराओं के तहत आता। यहाँ पर सिर्फ मौलिक कर्तव्य की बात की जा रही, उनको ना मानने पर दंड की कोई व्यवस्था नहीं है। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत की प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन की बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो आर्टिकल 48A में कही गई थी ये बात। तो आर्टिकल 48A में क्या बात कही गई थी? आर्टिकल 48A जो है बेसिकली किसके बारे में था कि पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा की जानी चाहिए। ये किस आर्टिकल के थ्रू? तो आर्टिकल 48A के थ्रू। और आर्टिकल 48A भी जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जो है जोड़ा गया था। और यहाँ पर बात की जा रही थी कि भारत का प्रत्येक नागरिक, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते थे कि यानी क्योंकि यहाँ पर मौलिक कर्तव्य जो है वो 51 का आर्टिकल में मौलिक कर्तव्य हैं, और मौलिक कर्तव्य में ये जो आप पॉइंट पढ़ना है कि भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। तो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन की बात तो है भाग 7 में। यहाँ पर आप फंस सकते हैं कि आर्टिकल 48 है और आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 48A भी कहता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा की जानी चाहिए, ये आर्टिकल 48A भी आर्टिकल कहता है। और आर्टिकल 51A आर्टिकल में जो मौलिक कर्तव्य है इसमें भी ये बात कही गई है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत जैसे वन हो गया, झील हो गई, नदी हो गई, वन्य जीव हैं उनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। तो चूंकि यहाँ पर था कि नागरिक का कर्तव्य, तो नागरिक कर्तव्य किसमें है? तो ये बात जो है वो 51A आर्टिकल के थ्रू, यानी 16 का यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, यानी राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन। थर्ड है इसमें समाज का आज्ञा पालन और करों की अदायगी। तो राज्य का आज्ञा पालन, कानून का आज्ञा पालन, तो राज्य का आज्ञा पालन करें, कानून का, समाज का, तो ये तो हो गए हमारे मौलिक कर्तव्य। तो यहाँ पर ये क्या है? करों की अदायगी, टैक्स की अदायगी। तो यहाँ पर बात की गई थी क्वेश्चन में कि यहाँ पर क्वेश्चन में किस चीज़ की बात की गई थी? 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखेंगे 17 नंबर में कि मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्या नहीं है? तो आप देख रहे हैं राज्य का आज्ञा पालन करें, तो यानी संविधान का पालन करें, आदर्शों की संरक्षण की बात करें। तो क्योंकि इसमें बात की गई है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसमें राज्य की आज्ञा पालन भी आएगा, कानून का आज्ञा पालन भी आएगा, समाज का भी, और जो यहाँ पर सी ऑप्शन था यहाँ पर समाज का आज्ञा पालन भी हो गया। लेकिन टैक्स की कहीं बात नहीं की गई है, और टैक्स तो आपको कंपलसरी हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे करों की अदायगी की बात वो मौलिक कर्तव्य में नहीं आएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है तो आपने देखा देश की एकता, अखंडता की बात की जाएगी, और संविधान के पालन करने की बात की जाएगी, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की बात की जाएगी। लेकिन धर्मनिरपेक्षता की बात मौलिक कर्तव्य में नहीं आती। धर्मनिरपेक्षता का पालन जो है, आप देखते हैं किसी भी धर्म को तटस्थता के, यानी किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। ये कहाँ पर बात की गई है? ये धर्मनिरपेक्षता की बात जो है वो संविधान की प्रस्तावना में कही गई है, और यहाँ पर मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, 18 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल की बात कर रहा है? तो ये आर्टिकल 50 की बात कर रहा है, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। और अन्य क्वेश्चन जो हैं, जैसे अन्य ऑप्शन जो हैं, मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखने की बात, बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा की बात 11वां कर्तव्य हो गया, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो यानी छुआछूत की परंपरा, तो ये किस जो है मौलिक कर्तव्य में आ जाएगा? तो मौलिक कर्तव्य में ये बात कही गई है कि धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे होना चाहिए, और सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। तो इस तरह से ये इस पॉइंट में समाहित हो जाता है। तो यहाँ पर कौन सा मौलिक कर्तव्य, यहाँ पर आप देखते हैं कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो कौन सा मौलिक कर्तव्य, सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन यहाँ पर
मोस्ट अप्रोप्रिएट है। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं छुआछूत की बात, ये अस्पृश्यता, छुआछूत, ये आर्टिकल 17 और मौलिक अधिकार की तरह पूरी तरह से मौलिक अधिकार में आ रहा है। फिर बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, जबकि जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो उसमें पॉइंट क्या था कि 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 86वें संविधान संशोधन द्वारा जो जोड़ा गया। तो वहाँ पर यहाँ पर डेट मेंशन नहीं की गई कि यानी आयु वर्ग नहीं डिफाइन किया गया, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। फिर यहाँ पर आपने देखा ये जो पहला था वो आर्टिकल 50 के थ्रू था, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। तो यानी ये चीज़ भी आपने देखी और ये चीज़ भी नहीं है। छुआछूत ये आर्टिकल 17 में हो गया, यानी तीनों नहीं है तो है कौन सा, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाता है। मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो मिली जुली संस्कृत और समृद्ध विकास को विरासत को संरक्षित रखने की बात की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो नहीं मार्क आउट करें। नहीं है तो यहाँ पर आप देखेंगे आम भाईचारे की भावना को उजागर करना, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यमों को संरक्षण करना, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना। तो विरासत का संरक्षण किया जाएगा, भाईचारे और भ्रातृत्व की भावना, समरसता की भावना का विकास किया जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट आप देखते हैं कि वैज्ञानिक संस्कार का विकास, तो इसमें एक मौलिक कर्तव्य में ही था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववादी और ज्ञान अर्जन और सुधार की भावना का विकास करना, ये मौलिक कर्तव्य में आता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यम का संरक्षण करना, ये जो है वो मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यानी बी ऑप्शन राइट हो जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य के अंतर्गत क्या नहीं है, तो मूल कर्तव्य क्या नहीं है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि भारत की सार्वभौमिकता, एकता, अखंडता की बात तो की जाएगी, अछूतता की बात की जाएगी, यानी डी ऑप्शन राइट है और डी ऑप्शन मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा की भी बात की जाएगी, यानी ए और डी आपने मौलिक कर्तव्य में हैं तो इसके लिए अलग कर लिया। फिर बी और सी जो बचे, तो बी और सी में जब आप देखेंगे 21 के बी और सी में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हिंसा का परित्याग करना, तो हिंसा नहीं करने की बात की गई है, यानी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखने की बात की गई है और कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, यानी हिंसा का परित्याग करें, तो ये भी बात हो गई। लेकिन धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देने की बात कहीं भी आपने पहले भी क्वेश्चन देखा, वहाँ पर भी धर्मनिरपेक्ष के अकॉर्डिंग आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश की गई, तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष को बढ़ावा देने की बात नहीं है मौलिक कर्तव्य में, इसलिए 21 का सी ऑप्शन जो है वो नहीं है, ठीक है, राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या हैं, तो राष्ट्रध्वज का सम्मान, राष्ट्रगान का सम्मान। फिर उसके बाद आप देखेंगे वैज्ञानिक प्रवृत्ति का भी विकास होना चाहिए और नेक्स्ट आप देखेंगे राष्ट्रीय और संस्कृति विरासत का संरक्षण और परिरक्षण की भी बात की जाती है कि राष्ट्रीय संस्कृति संरक्षण, राष्ट्रीय संस्कृति, सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का जो महत्व है वो समझें, उसका परिरक्षण करें। तो यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन जो है राइट हो जाता है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल हैं, तो मूल कर्तव्य किस आर्टिकल में, 51 का आर्टिकल, यानी 23 का सी ऑप्शन राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य जो है भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो भारतीय नागरिकों के कर्तव्य में शामिल नहीं है तो कौन सा, देश की सुरक्षा और आवश्यकता होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, तो ये है देश की सुरक्षा करना और आवश्यकता होने पर। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना, ये भी मौलिक कर्तव्य है। फिर सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा का परित्याग करना, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। जबकि सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन, ये कहीं भी किसी भी पॉइंट में नहीं था कि सत्तारूढ़ जो है राजनीतिक दल का समर्थन करना, तो नागरिक कर्तव्य में नहीं है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाता। तो इस बेसिस पे आपने 24 क्वेश्चन जो है मौलिक कर्तव्यों के देखे, 49 to 50 क्वेश्चन जो है मौलिक अधिकार के देखे, यानी 70 से अबव क्वेश्चन आपने डिस्कस किए इस सेशन में। और आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करें, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।